सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपके सामने ले रहा हूँ ये है टेंस। अच्छा, टेंस और भी मैंने कई वीडियोस डाला है यूट्यूब पे, बट ये जो टेंस होगा ये उसी टाइप में थोड़ा सा सब कुछ को कवर करते हुए चलेंगे और पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेंस। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। टेंस वर्ड आया कहाँ से है, पहले इस चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है टेम्पस। तो टेंस वर्ड एक्चुअल में टेम्पस नामक वर्ड से आया। ओके, ध्यान दीजिएगा। द वर्ड टेंस हैज बीन derived फ्रॉम टेम्पस। एक वर्ड है टेम्पस जिसका मतलब होता है विच मीन्स टाइम। लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि क्या टेंस का मतलब फिर टाइम होता है क्या? देखो, टेंस का मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं होता है, लेकिन टाइम से रिलेटेड ये टर्म है। जिस समय इसका स्टार्ट किया गया था, जिस समय लोग इसको बनाना स्टार्ट किए थे या पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो उस समय टाइम से रिलेटेड इसमें एक्शंस को देखते हैं या एक्शंस को टाइम के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो इसीलिए इसका नाम टेंस रखा गया है। समझ में आ रहा ना? बाकी क्या डिफरेंस है ये भी चीज हम लोग आगे समझेंगे। सो टेंस को यहां से आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को नहीं सीखेंगे तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना। तो सबसे पहला टर्म है हमारा टाइम। टाइम क्या होता है? क्या टाइम को डिफाइन किया जाता है? तो इस प्लेनेट पे हो, अर्थ पे हो, तो हमें सन के पर्सपेक्टिव में हमें टाइम सारा चीजें में देखना होता है। राइट है कि नहीं? जैसे अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, फिर मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, फिर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। इन सब के संदर्भ में हमें टाइम को देखना होता है। तो टाइम है क्या, मैं पहले आपको समझा देता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी भी इवेंट का फ्यूचर से या किसी भी इंसिडेंट का फ्यूचर से प्रेजेंट आना और प्रेजेंट से पास्ट में चले जाना। फिर से समझिएगा, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना और प्रेजेंट से पास्ट में चले जाना, और ये लगातार होते रहना। क्या होते रहना? लगातार होते रहना। हालांकि फ्यूचर से प्रेजेंट में अभी क्या होने वाला है ये तो हम नहीं जानते। नेक्स्ट मोमेंट पे हम देख उसी को पाते हैं जो प्रेजेंट में अभी हमारे सामने है। समझ में आ रहा ना? ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो टाइम के बारे में लिख लेते हैं। टाइम इज द इंसेसेंट के जगह पे कॉन्टिन्यूअस भी लिख सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस ऑफ events from future to present and present to past। यानी अगर हम टाइम को जज करना चाहें तो कोई भी चीज सबसे पहले फ्यूचर में होगा, इस तरह से देखेंगे। ठीक है, जो कि एक्चुअल लाइफ में हमारा फ्यूचर तक हम पहुंच ही नहीं सकते, ये भी चीज समझ लीजिए। बॉडी के साथ में वो फ्यूचर जब प्रेजेंट हो जाता है तब हम पहुंचते हैं, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। अब प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर में ताक करके नहीं देख सकते। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर होता है। राइट, फ्यूचर से फिर कहां बनता है? ये प्रेजेंट बनता है, और प्रेजेंट से क्या बनता है? हमारा पास्ट बनता है। पास्ट को हम जी चुके होते हैं, है कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम अभी यहां ध्यान दे तुम अपना, इस तरह से हम अगर देखें तो टाइम तीन टाइप का हमारे सामने आया। पास्ट, प्रेजेंट, और प्रेजेंट के बाद ये क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर चीजों को सीखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और एरर टाइप का क्वेश्चन हो टेंस से रिलेटेड या फिलर्स हो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सारा का सारा आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर आप मेन कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उड़ उड़ करके पढ़ने से नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, अब थोड़ा सा एक एक चीज को और अभी हम लोग समझ लेंगे। वो क्या है? तो तीन तरह का टाइम हमारे लिए आया है। यानी सही सीक्वेंस में जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं वैसे लिखें। तो एक तो हो गया प्रेजेंट टाइम,
है ना, ओके। अब प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस किससे करते हैं यहाँ पे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात किया जाए तो वो कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि प्रेजेंट टाइम को जनरली एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाएगा, वो कौन कौन सा वर्ब है जो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करेगा, समझ में आ रहा ना। तो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑक्सिलरी वर्ब से ही यूज किया जाता है। तो जो जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए वो है ध्यान दीजिएगा इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ठीक है। ये सब प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट टाइम के बारे में बात करें तो पास्ट टाइम को कौन कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब एक्सप्रेस करता है, तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, वाज या वर, डिड या फिर हैड। इतना जो आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेस करता है किस टाइम को, पास्ट टाइम को। मैं सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा पास्ट टाइम को और भी कुछ कुछ, ओके। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, कुड हो गया, माइट हो गया, ठीक है। और मेन रूप से तो यही तो होता है कि यूज्ड टू इसमें आ जाता है आपका, बाकी तो सबको मिक्स्ड यूज करते हैं, ये चीज तो आप जानते ही हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा हो गया फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से कर सकते हो कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो बाकी जितने भी मॉडल्स हो गए वो सब का सब फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करेगा। तो पहले हम टाइम को अच्छे से समझ लेंगे, टेंस के कॉन्टेक्स्ट में, टेंस के संदर्भ में समझेंगे अभी हम लोग, ओके। सो यहाँ पे कौन कौन सा हो गया, तो आपका शैल आ गया, विल आ गया, कैन है, मे है, मस्ट है कि नहीं है, ओके। शुड है, हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि शुड शैल के पास्ट फॉर्म में भी यूज होता है, लेकिन अभी करेंट इंग्लिश में अगर देखेंगे, अभी जिस तरह से यूज हो रहा है, तो शुड का ज्यादा यूज हो रहा है आपको जनरल सजेशन देने के लिए, जनरल एडवाइस देने के लिए, है ना, ओके। तो इन सब का यूज करते हैं। एक तो और आपका इसमें आउट टू हो गया, ओके। तो ये सब जितने भी हो गए ये फ्यूचर को शो करता है, फ्यूचर टाइम को शो करता है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी मैं आपको बता दूं, इज, एम, आर, अब प्लस इसके साथ गोइंग या कमिंग अगर लगा देंगे तो भी, गोइंग या कमिंग टू लगा देंगे तो भी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हुआ तुम्हें पीटने आ रहा है, ही इज कमिंग टू बीट यू, पीट दिया है क्या, अभी आ ही रहा है, पीट लीजिए, है कि नहीं, ओके। मैं बाजार सब्जी खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल। तो आप देख सकते हैं अभी जाहिर है ना, तो ये जाने का काम जो है ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन पूरा एक्शन अगर देखेंगे तो ये फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर सकता है। बट मेन रूप से इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे फ्यूचर के लिए, है ना, ये एक्स्ट्रा हम इसको रखेंगे, ओके। तो इतना पहले देख लेंगे, एक तरह से कह सकते हो कि कंटेंट हमारा जो कि जरूरी है टेंस को पढ़ने के लिए, तो ये टाइम का चीज हो गया। जैसे घर बनाने के लिए आपको ईंट, सीमेंट और बालू और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, पहले उन सब चीजों का एक को आप एक जगह पे जमा करते हो, उसके बाद आप घर बनाना स्टार्ट करते हो। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, टर्म्स देख रहे हैं, ये सब टेंस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार कमेंट में वाई टाइप कर दीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म टेंस के लिए जो हमें पढ़ना है, अभी टेंस हम स्टार्ट नहीं किया बाबू, टेंस के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमें पढ़ना है वो क्या है जरा समझेंगे। टेंस के लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एक्शन, एक्शन, एक्शन। अब एक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? एक्शन मतलब कुछ करना, कोई काम, टू डू समथिंग, कुछ भी कर दिया वो एक्शन है। हमने ऐसे किया ये भी एक्शन है, मैं बोल रहा हूं वो भी एक्शन है, आप मुझे सुन रहे हो ये भी एक्शन है, आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी एक्शन है, कोई आकर के पीछे से छुट्टी काट लिया वो भी एक्शन है। कुछ भी करना अपने आप में क्या है? एक्शन है, ओके। सो यदि मैं एक्शन को डिफाइन करना चाहूं तो ये हो जाएगा टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, कुछ भी करना अपने आप में क्या है? एक्शन है। और अगर आपको याद होगा तो
वर्ब का भी सेम यही डेफिनेशन है। वर्ब का, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, याद कीजिए, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब भी तो एक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? ओके, तो अच्छा, वर्ब में भी दो टाइप का वर्ब है, आपको मेन वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब तो टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बाकी बचा कौन सा? मेन वर्ब बचा। तो जितना भी एक्शन है उन सारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब का यूज किया जाता है। कौन से वर्ब का यूज किया जाता है? मेन वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं ही हैज हेल्प्ड मी, अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं ही हैज हेल्प्ड मी, तो देखो ना, क्या हैज से पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है? एक्शन तो आपको हेल्प ही बता रहा है ना। देखिए, तो इसी से पता चल रहा है ना कि कौन सा एक्शन हो रहा है। आप यहीं से रिकॉग्नाइज कर रहे हो ना कि कौन सा एक्शन हो रहा है। ओके, सो ध्यान दीजिएगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? मेन वर्ब, मेन वर्ब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वही टाइम जो था ये ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा था, और एक्शन को मेन वर्ब के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थोड़ा देख लीजिए। लिखा गया जी? चलो ठीक है। ये तो हो गया मेन वर्ब। अब देखते हैं जरा, थोड़ा सा एक्शन के टाइप्स को देख लेते हैं। ओके, मेन वर्ब समझते हो ना, मेन वर्ब में कौन कौन आ जाता है? तो मैं आपको याद दिला दूं, वर्ब का फॉर्म यानी मेन वर्ब को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, तभी आपको मेन वर्ब, जिसको एमवी भी आप बोलते हो, इसका फॉर्म के बारे में बात करें तो V1 होता है, V2 होता है, अच्छा थोड़ा सा अलग अलग करके लिखेंगे, V2 होता है, V3 होता है, V4 होता है, V5, राइट है कि नहीं? ओके, V1 तो जानते हो, ये ओरिजिनल फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का। कौन सा फॉर्म होता है? ओरिजिनल फॉर्म होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखे गो, तो गो क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है कि नहीं? जिसको बेस फॉर्म भी बोल सकते हो। V2 क्या है? तो V2 में क्या है? V1 में ही आप डी ई डी ये सब आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो? और भी बहुत सारी चीजें लगाते हो। हालांकि यहाँ पे तो थोड़ा ज्यादा चेंज हो जाएगा, गो का सीधे वेंट बन जाएगा, क्योंकि गो पूरा चेंज हो जाता है ना। कोई दूसरा होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब लेते हैं, हेल्प लेते, तो यहाँ पे क्या बन जाता? हेल्प्ड बन जाता। ओके, नेक्स्ट है V3 क्या होता है? तो V1 में ही आप फिर से आप ध्यान दीजिएगा, डी लगाते हैं, इसमें डी लगाते हैं, या फिर आप ईडी लगाते हैं, या फिर आप ध्यान दीजिएगा टी भी लगा करके काम कर लेते हैं। हालांकि गो का तो पूरा डिफरेंट टाइप का बनता है, गॉन बनता है। हेल्प का फिर से क्या बन जाता है? हेल्प्ड बन जाता है। ठीक, इसी तरह से बर्न रहे तो बर्न का बर्न्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट है V4, तो V4 में क्या होता है? V1 में ही आप क्या यूज कर देते हैं? ING का यूज कर देते हैं। टेंस के लिए सारा चीज क्या है? जरूरी है। ओके, V5 क्या है बाबू? तो V5 जो है वो V1 में ही आप क्या जोड़ते हैं? S या ES जोड़ देते हैं। क्लियर है? एकदम मेन कंटेंट को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ओके, शॉर्ट में मैं थोड़ा सा वर्ब, क्योंकि सारा खेला वर्ब का ही है टेंस में, याद रखिएगा। वर्ब देखने में लग सकता है आपको एक कॉमन टॉपिक है, एक नॉर्मल सा टॉपिक, लेकिन सब कुछ वर्ब के बारे में ही पढ़ते हैं। ये भी टेंस भी जो है वो वर्ब के बारे में ही आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वो क्या है समझेंगे जरा। वो ये है V1, इस अगर हम लोग बात करेंगे वैसे क्या वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होता है क्या? तो कर सकते हैं। V1 ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। जबकि V5 जो देख रहे हो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सिंगुलर फॉर्म है। याद रखिएगा, उल्टा है ये। नाउन में एस या एस जोड़ते हो तो नाउन प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस या एस जोड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर बनेगा। जनरली किसी भी नाउन का बेस फॉर्म सिंगुलर होता है और उस नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं। बॉय है तो बॉयज बनाते हैं, गर्ल है तो गर्ल्स बनाते हैं, लेकिन किसी भी मेन वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो प्लूरल ही माना जाता है। एस या एस जोड़ने पे ये सिंगुलर बन जाता है। उल्टा होता है, नाउन और वर्ब में उल्टा होता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो एक्शन के लिए ये वर्ब का जानना बहुत जरूरी था। आई होप कि इतना अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एक्शंस देखेंगे, कौन कौन से एक्शन का टाइप है। चलिए समझते हैं यहाँ से आगे।
आप चाहे तो थोड़ा सा वीडियो पीछे कर करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करो। ओके, अब एक्शन के टाइप्स के बारे में बात करें तो एक्शन में कौन कौन सा एक्शन है, चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक्शन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसमें है कॉन्टिन्यूअस एक्शन, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ठीक है। द सेकेंड वन इज परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन। द थर्ड वन इज perfect continuous action, perfect continuous action, and fourth one is indefinite action, indefinite action। वैसे आप सोच रहे होंगे कि सर इंडेफिनिट को आप सबसे लास्ट में लिखे हैं और कॉन्टिन्यूअस को आप सबसे फर्स्ट में लिखे हैं। टेंस पढ़ते टाइम तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले पढ़ते हैं। तो चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा जल्दी समझ लेंगे। पहले देख लीजिए इतना। ओके, तो चलिए इसमें से सबसे पहला भी हम लोग देखेंगे और द फर्स्ट वन इज, इसमें से जो फर्स्ट है वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस एक्शन, है ना। तो चलिए इस चीज को सबसे पहले भी हम लोग देखते हैं। देखो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को ही हमने फर्स्ट पे क्यों रखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं कॉन्टिन्यूअस एक्शन, समझेंगे इसमें ज्यादा और लिखेंगे कम, है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ध्यान, किसी भी एक्शन की शुरुआत कैसे होगी, पहले ये सोचो। जैसे मैं खड़ा हूं, मुझे कुछ करना है, तो शुरुआत कैसे होगी? कुछ करेंगे तब ना, कंटिन्यू करेंगे तब ना होगा। सोच करके देखो ना, जब कंटिन्यू करेंगे किसी चीज को तब ना होगा। सोच करके आप देखिए, जैसे कि मान लो एक रेस हो रहा है और सभी लोग खड़े हो, जैसे जब तक विसिल नहीं बजता है, क्या दौड़ने का काम अभी कंटिन्यू हुआ है? बताओ। सभी लोग मान लो 10 लड़के खड़े हैं लाइन में और सबको दौड़ना है, दौड़ करके वहां पे सबसे पहले जो पहुंचेगा वो फर्स्ट हो जाएगा। या मान लो 4 राउंड 5 राउंड उस स्पीड का दौड़ना है, तो एक लाइन पर सब मिलकर के खड़ा है, तो क्या दौड़ने का काम अभी कंटिन्यू हुआ है? दौड़ने का काम कंटिन्यू कब होगा? जब वो लोग दौड़ना शुरू करेगा, एक्शन जब स्टार्ट होगा तभी ना कहेंगे एक्शन कंटिन्यू हुआ है। यानी एक्शन कंटिन्यू होता है एक्शन को कंटिन्यू करने से, एक्शन को स्टार्ट करने से, तभी एक्शन के बारे में बात होगी। इसीलिए सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस एक्शन को ही रखा गया। समझ में आ रहा ना? ओके, तो जैसे ही विशिल बजाएगा, जैसे ही विशिल बजाएगा लोग दौड़ना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही दौड़ना स्टार्ट करेगा एक्शन शुरू हो गया, तब ना जज करेंगे एक्शन को। जब तक एक्शन होगा ही नहीं, कैसे जज करेंगे कि क्या है क्या नहीं है? एक्शन को जज करने के लिए पहले एक्शन को होना पड़ेगा, है कि नहीं? सो कॉन्टिन्यूअस एक्शन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन रिप्रेजेंट करता है कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन को। इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। ये किसी भी एक्शन के कंटिन्यूटी को दिखाता है कि कोई एक्शन कंटिन्यू हो गया है ना। इस चीज को दिखाता है कि कोई एक्शन कंटिन्यू है। अब एक बात और थोड़ा सा समझेंगे कि अच्छा मान लो कि वो बच्चे दौड़ना शुरू कर दिए, तो कुछ देर के बाद वो रुकेगा कि दौड़ते रह जाएगा? सोच करके देखो, कुछ देर के बाद रुकेगा ना। 4 राउंड दौड़े, 5 राउंड दौड़े, 10 राउंड दौड़े, 50 राउंड दौड़े, लेकिन रुकेगा ना। एक समय तो ऐसा आएगा कि उसको रुकना पड़ेगा। कभी भी कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन, बाबू ध्यान रखना, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कोई भी कंटिन्यूअस एक्शन कभी भी परमानेंट एक्शन को शो नहीं करेगा। जितना भी कंटिन्यूअस एक्शन है वो सब का सब सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी एक्शन को ही शो करता है, परमानेंट एक्शन को शो नहीं करता है। इस चीज को समझ लेंगे। ओके, सो इट शोज अ टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन कहने का मतलब है वैसा एक्शन जो कुछ देर के लिए हुआ और फिर बंद हो गया। ऐसे एक्शन को हम क्या बोलते हैं? टेम्पररी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पररी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये कभी भी परमानेंट एक्शन को शो नहीं करेगा। इट नेवर शोज अ परमानेंट एक्शन। ये कभी भी परमानेंट एक्शन को शो नहीं करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ गया ना?
ओके, नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिएगा, कौन सा मेन वर्ब कौन सा इसमें यूज करते हैं कंटिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो मेन वर्ब यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी। अब प्रेजेंट टाइम का लगाना होगा तो इसके पहले इज एमआर लगा देंगे, पास्ट टाइम में लेकर के जाना होगा तो इसके पहले वाज एवर लगा देंगे, बन जाएगा टेंस। टेंस का स्ट्रक्चर बनाना तो अपने हाथ में है, जब मेन चीज को आप समझ गए तो सिर्फ जोड़ना बाकी रहेगा, है कि नहीं? ओके, चलिए इतना नोट कर लीजिए। ओके, अब थोड़ा सा समझिएगा एक चीज को, एक नोट यहां पे ध्यान दे देंगे, ये इसको यहीं पे समझना जरूरी है। वो क्या है जरा ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ इसको यहीं पे समझ लेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि अगर क्या कोई एक्शन कंटिन्यू है तो सिर्फ कंटिन्यू रह जाने से क्या उसको कंटिन्यूअस में रखेंगे? देखने से तो लगता है कि उसको रखेंगे, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि यदि मान लिया जाए कि जैसे कि ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ओके, और आपको किसी इस पॉइंट पे ले जाकर के बिठा दिया है, यहां पे आपको मान लो यहां पे आपको बैठा दिया है, समझ में आ रहा है ना? ओके, अब आप यहां से क्या देख रहे हो कि अर्थ जो है ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, आप ये चीज देख रहे हो, ठीक है? अब आपके नजर में बिल्कुल ये एक्शन कंटिन्यूअस एक्शन है कि नहीं है? एक पल के लिए भी नहीं रुक रही है, अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो वैसे समय में अब आप ही बताइए कि क्या करना सही होगा? द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? इस बात को समझिए, यानी जो जनरल सेंटेंस है क्या करना सही होगा? द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन? तो यहां पे पहले समझेंगे, अगर हम बोलते हैं द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ध्यान दो, अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यदि ये बात अगर हम बोलते हैं तो यहां पे थोड़ा सा समझिए, तो हमने V4 का यूज किया, हमने कंटिन्यूअस एक्शन का यूज किया, और कंटिन्यूअस एक्शन बोल रहा है कि ये एक टेम्पररी एक्शन होता है, ये कभी भी परमानेंट एक्शन को शो नहीं करता है। अब जरा आप ही बताइए कि अर्थ सूर्य का चक्कर कब से लगा रही है? जब से अर्थ का सूर्य से उद्भव हुआ, जब से ये बना है, आज से करोड़ों साल पहले, पता नहीं अरबों खरबों साल पहले से ये चक्कर लगा रहे हैं, हमारे आने से भी खरबों साल पहले से चक्कर ये लगा रही है कि नहीं? और हमारे जाने के बाद भी पता नहीं कितने हजार करोड़ साल तक, लाख साल तक वो ये चक्कर लगाते रहेगा। तो हम ह्यूमन बीइंग के सेंस में बताइए, अर्थ जो सन का चक्कर लगा रही है, क्या ये टेम्पररी एक्शन है? नहीं ना, ये टेम्पररी एक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक परमानेंट एक्शन है। क्या एक्शन है? परमानेंट एक्शन है। हाँ, ये मैं, आप जानते ही हो कि ये सब कुछ इत्तेफाक से ही हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्स में हम लोग गायब भी हो सकते हैं, हमारा सोलर सिस्टम भी पूरा का पूरा हो सकता है कि गायब हो जाए, हमारे अर्थ पे कुछ गिर जाए, जैसे डायनासोर के समय में गिरा था, हम लोग भी बर्बाद हो सकते हैं। ये सब तो कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर भी अभी तक के जो हम जानते हैं, जितना हम ह्यूमन बीइंग के नजर में है, तो अभी तक तो हमारे ये अर्थ का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, वो क्या अपने आप में परमानेंट एक्शन है। द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इस तरह से पूरी तरह से सेंटेंस ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। कितना अच्छा देखने में लग रहा था, देखो गलत हो गया। इसका मतलब यह है कि कंटिन्यूअस एक्शन बोलने के लिए सिर्फ एक्शन का कंटिन्यू होना पर्याप्त नहीं है, समझ में आ रहा ना? कंटिन्यूअस एक्शन बोलने के लिए V4 का यूज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, V4 का यूज करने के लिए एक्शन का कंटिन्यूअस होना और कंटिन्यूअस के साथ साथ टेम्पररी होना, ये दोनों जरूरी है। कंटिन्यूअस प्लस टेम्पररी, ये दोनों जरूरी है, समझ में आ रहा ना? ओके, तब जाकर के ये V4 में रख सकते हैं, तब जाकर के इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? V4 से, यानी वर्ब में ing से रिप्रेजेंट आप इसको कर सकते हो। लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर, यदि मान लिया जाए कि एक्शन कंटिन्यूअस हो और कंटिन्यूअस एक्शन अपने आप में यदि परमानेंट हो, कैसा हो? परमानेंट एक्शन हो, तब क्या करेंगे? कंटिन्यूअस, जैसे कि अर्थ का सन के चारों ओर चक्कर लगाना कंटिन्यूअस भी है और कंटिन्यूअस के साथ साथ अपने आप में क्या है? ये परमानेंट एक्शन भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो परमानेंट एक्शन जहां भी आएगा, हालांकि उस चीज के बारे में, उस एक्शन के बारे में अभी हम पढ़ाए तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, परमानेंट एक्शन जहां भी आएगा वहां पे V4 का यूज कम से कम नहीं होगा। बाकी सब तो हो सकता है, V4 का यूज कम से कम तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं करना है, V4 का यूज करना नहीं है।
यानी वर्ब में आईएनजी वहां पे लगाना ही नहीं है जहां पे परमानेंट एक्शन की बात हो रही है। बाकी आप V1 का यूज कीजिए, V2 का यूज कीजिए, V3 का यूज कीजिए, V5 का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। V4 से इसको दुश्मनी है क्योंकि V4 किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्पररी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे जनरली कॉन्टिन्यूअस प्लस परमानेंट एक्शन के लिए V1 या V5 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? V1 या V5 का यूज करते हैं, यानी इंडिफिनिट एक्शन का यूज करते हैं, जो कि आगे हम बताएंगे कि ये परमानेंट एक्शन के लिए ही बनाया गया है या हैबिचुअल एक्शन के लिए ही बनाया गया है। ओके, तो इसको सही बोलना ये सही है। क्या सही है? द अर्थ रिवॉल्व्स, इसके बाद अराउंड द सन। अब मुझे लगता है कि ये बात अभी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। सेकेंड में है परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड से क्या समझते हो? बताओ। वो लड़की बहुत परफेक्ट है, ये लड़का बहुत परफेक्ट है, काम की हो एकदम हर तरह से परफेक्ट है। क्या है परफेक्ट? परफेक्ट वो चीज है जो हर तरह से सही हो। जो अगर कोई एक्शन को परफेक्ट आप बोल रहे हो तो एक ऐसा एक्शन जो अच्छे तरीके से कंप्लीट किया गया हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो रेस याद है? अभी कुछ देर पहले बोले थे कि 10 लड़के जो है लाइन में खड़े हैं दौड़ने के लिए, और जैसे ही दौड़ना शुरू किया एक्शन कंटिन्यू हो गया। मान लो कि वहां पे दौड़ना था कि कौन ज्यादा देर तक दौड़ता है या कौन ज्यादा राउंड मारता है। अब मान लो उसमें से कोई एक बच्चा है, मान लो कोई एक बच्चा सोनू 3 राउंड दौड़ा, उसके बाद उसको लग रहा है अरे बापा आप दौड़ भी नहीं करेंगे, आप यहाँ आ गए कि एकदम से बेकार आ गए थे रेस में, पता नहीं कितना सब दौड़ेगा। वो किसी तरह से पूरा करके बेचारा अंतिम में रुक गया, साइड हट गया। अब एक दूसरा आदमी उसका है, बोला अरे यहाँ खड़ा दौड़ेगा नहीं, चल दौड़ो 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 दौड़ो। बोला अरे भाई दौड़ लिए हैं, अब कितना दौड़ेंगे? नहीं दौड़ा जाएगा, दौड़ लिए हैं। अरे अच्छे से दौड़े हो ना? हाँ भाई अच्छे से दौड़े। आप दौड़ने नहीं जा रहे, हाफ नहीं छूट गया तो एकदम कहाँ दौड़ेंगे? अब नहीं दौड़ा जाएगा। तो सही से दौड़ लियो है ना? हाँ सही से दौड़ लिए। यानी परफेक्ट एक्शन किसी भी एक्शन के परफेक्टली कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छे तरह से वो एक्शन कंप्लीट हो गया है, इस बात को शो करता है। समझ में आ रहा ना? ओके, अच्छे तरह से वो एक्शन हो गया, इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज a perfectly completed action। ये अच्छे तरह से कंप्लीट किए गए एक्शन को दिखाता है। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट में कंप्लीट किया गया होगा तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, पास्ट में होगा वैसा तो फिर पास्ट परफेक्ट आएगा, है कि नहीं? इसमें मेन वर्ब कौन कौन सा यूज करते हैं? चलिए इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेन वर्ब कौन कौन सा इसमें यूज होता है। तो मेन वर्ब इसमें एक ही आएगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही मेन वर्ब का इसमें यूज किया जाएगा और वो है वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसे यूज किया जाएगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में यूज किया जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से। चलिए थर्ड इसमें है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन, एक एक पॉइंट पे हम लोग ध्यान देंगे। समझ में आ रहा ना? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब जरा इसको ध्यान से देखो, समझोगे पहले ध्यान से। एक तो है परफेक्ट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको देख करके ही आप समझ सकते हो कि ये एक्शन जो है ये परफेक्ट एक्शन का और कॉन्टिन्यूअस एक्शन का हाइब्रिड है, मिक्सचर है। ये सोनू याद है जो अभी 3 ही राउंड दौड़ा और साइड में खड़ा हो गया। अब जो इसका दोस्त पूछने आया कि भाई दौड़ो और दौड़ो, ये बोला नहीं भाई हम दौड़ लिए अच्छे से। फिर पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है? मोनू। अरे मोनुआ की बताऊं तो दौड़ रहा है, उधर देखो उधर देखो दौड़ रहा है, वो अभी दौड़ ही रहा है पूरा। बाप रे कितना देर से दौड़ रहा है, क्या होता है 20 मिनट से दौड़ रहा है।
कितना देर से दौड़ रहा है? 20 मिनट से दौड़ रहा है। अच्छा कितना चक्कर मार दिए हो? अरे क्या बताएं भाई, अभी तक 6-7 चक्कर तो मार चुका है। अभी देखे ना, अभी दौड़ ही रहा है। 6-7 चक्कर मार दिया। तो 6-7 चक्कर मान लो कि ये फील्ड है, और मोनू नाम का बच्चा जो है, मान लो यहां से दौड़ना, और भी सभी लोग दौड़ रहे हैं, समझ गया ना। मोनू नाम का बच्चा यहां से दौड़ना स्टार्ट किया था और इसका 6-7 चक्कर वो मार दिया है। तो 6-7 यानी 6 चक्कर भी अगर मानते हैं तो 6 चक्कर तो वो अच्छे से दौड़ा है ना। 6 चक्कर तो कंप्लीट हो गया है ना, एक्शन का कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ना, और अच्छे से ही कंप्लीट हुआ है। पूरा नियम कानून के तहत ही वो दौड़ा होगा, जो रूल्स भी वहां पे बनाए गए होंगे, है कि नहीं। और बाकी का पार्ट कंप्लीट करने के लिए वो एक्शन कंटिन्यू है। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक्शन का कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है, और बाकी एक्शन का पार्ट जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट होने के लिए क्या ये कंटिन्यू है। समझ में आ रहा है ना? ओके, ध्यान दीजिएगा। इट शोज एन एक्शन whose some part have been completed and the rest part is continue towards कॉम्प्लीशन। बाकी का बचा हुआ पार्ट जो है ये कॉम्प्लीशन की तरफ ये जा रही है। समझ में आ रहा है ना? इस चीज को समझेंगे। अब देखो बाबू, जैसा कि इसमें आपको बताया गया था कि मेन वर्ब इसमें कौन सा यूज होगा, तो हमने नाम देखो ना, परफेक्ट लिखा हुआ है, तो परफेक्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे? V3। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए कौन सा यूज करेंगे? V4 का यूज कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, V4 कहने का मतलब है कि वर्ब में ing का यूज कर देंगे। अब इसमें एक चीज और है कि फिक्स्ड है कि V3 क्या यूज करना है। तो इसमें V3 जो है ना वो B का फॉर्म यूज होता है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान दीजिएगा V3 के जगह पे कौन यूज होता है, तो जब भी यूज होता है तो कौन यूज होता है? B का V3, यानी B नहीं यूज होता है। और बाकी इसके साथ में वर्ब का यूज कौन सा होता है? फोर्थ फॉर्म होता है। तो बीन प्लस V4 का यूज इसमें जब भी करना है तो करना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान दीजिएगा, बीन भी मेन वर्ब है और V4 भी मेन वर्ब है। तो कभी भी निगेटिव बनाना हो तो बीन और V4 के बीच में निगेटिव मत डालना, नॉट हमेशा इसके पहले होता है, क्योंकि आप जानते हैं मेन वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं करते हैं, मेन वर्ब से पहले ही नॉट का यूज करते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज करते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आई होप कि ये इतना तो समझ में आ गया होगा। एक्शन कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, ये था हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन था। अभी हम एक्शन बता रहे हैं, अभी टेंस पर अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन बहुत कुछ आपका क्लियर हो जाएगा यहां से। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट में है इंडिफिनिट एक्शन। फोर्थ एक्शन में कौन सा है? इंडिफिनिट एक्शन। इंडिफिनिट एक्शन, ये इंडिफिनिट एक्शन क्या है? चलिए इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। एक वर्ड है डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब क्या समझते हो? टाइप करके जरा बताओ तो कमेंट में, डिफिनिट का मतलब क्या समझते हो? देखो डिफिनिट क्या है? क्या है डिफिनिट? कोई बोलते नहीं चीज डिफिनिट है मतलब? डिफिनिट मतलब होता है कोई चीज फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है कि ऐसा ही होगा, इसी को डिफिनिट बोलते हैं। अब डिफिनिट के पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया इन, तो जाहिर सी बात है फिक्स का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अनफिक्स्ड बन जाएगा। इनडिफिनिट एक्शन एक ऐसे एक्शन को कहा जाता है जो कब तक चलेगा ये स्पीकर को खुद ही पता नहीं है, खुद ही फिक्स्ड नहीं है, वो खुद ही इनडिफिनिट मोड में है। समझ में आ रहा ना? ओके, कब तक चलेगा? जैसे कि अगर हम बोले कि मेरा दिल धड़क रहा है, तो भाई सबका दिल धड़क रहा है। अब कब तक ये धड़केगा? जब तक हमारी जिंदगी है तब तक धड़केगा। तो क्या हमें पता है कि कब तक जिंदगी है? अगले ही पल समाप्त हो सकता है, अगले 60 साल तक भी समाप्त नहीं हो सकता है। समझिए पहले इस चीज को। अर्थ का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना ये चल रहा है, ये कंटिन्यू है, लेकिन कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। हो सकता है अगले पल ही सब कुछ समाप्त हो जाए, कुछ ब्रह्मांड में ऐसा कुछ हो जाए, या हो सकता है कि अभी
बहुत समय तक चलता रहे, है कि नहीं? ओके, तो इंडिफरेंट एक्शन हमेशा हमेशा एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है, ध्यान दीजिएगा, जो इट शोज अ परमानेंट को शो करेगा, हैबिचुअल और डेली एक्शन को शो करेगा। क्या इंडिफरेंट एक्शन किसी टेम्पररी एक्शन को शो करता है? तो ये किसी भी टेम्पररी एक्शन को शो नहीं करता है जी। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना जी कि इंडेफिनिट एक्शन और कॉन्टिन्यूअस एक्शन तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया फिर तो। या देखिए तो जरा सोच करके, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में था कि वो टेम्पररी एक्शन को शो करता था और परमानेंट एक्शन को शो नहीं करता था, जबकि इंडेफिनिट एक्शन में है कि ये परमानेंट एक्शन को शो करता है और टेम्पररी एक्शन को शो नहीं करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अच्छा, इसमें मेन वर्ब कौन सा यूज करते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो इसमें मेन वर्ब जो है ये यूज करते हैं V1 या फिर V5। अब पास्ट में यदि गए, मान लो पास्ट में गए, तो फिर क्या यूज करेंगे? V2। आई होप कि इतना तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? क्लियर है इतना? ओके, तो आज हम आपको बताए हैं टाइम, और टाइम के साथ हमने क्या बताया है? एक्शन बताया है। ये आज का पार्ट 1 था। नेक्स्ट क्लास में इसी का पार्ट 2 हम आपको बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टाइम और एक्शन मिल करके टेंस बनाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होगा, जरूर कल आइएगा। ओके, थैंक यू।